हे गाइस, वेलकम टू आयर मुद्दा। और आज की वीडियो का टॉपिक है लिकोरिया, जिसको श्वेत प्रदर के नाम से भी जानते हैं। ये टॉपिक गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स में आता है और थ्योरी पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिकोरिया क्या होता है तो उसको हम देखते हैं। लिकोरिया जो होता है वो एन एक्सेसिव वेजिनल डिस्चार्ज जो होता है उसी को हम लिकोरिया कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन है इसकी? तो एन एक्सेसिव, बहुत अधिक मात्रा में जो हमारा वेजिनल डिस्चार्ज होता है उसको लिकोरिया कहते हैं। एक्सेसिव नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। इस वीडियो को बनाने का मेन ये है कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा और साथ के साथ आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इन एक्सेसिव नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, अब हमें ये तो पता लग गया कि इन एक्सेसिव नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है उसको हम लिकोरिया कहते हैं। लेकिन अब जो नॉर्मल वजाइनल फ्लूइड होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम उसको किस तरह से बाकी और इस तरह के एबनॉर्मल जो हमारे वजाइनल डिस्चार्जेस होंगे उससे किस तरह से हम कैटेगराइजेशन करेंगे कि ये एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। तो सबसे पहले नॉर्मल वजाइनल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो वो जो होता है हमारा नॉर्मली वो वाटरी होता है। उसके अलावा उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? वाइट इन कलर होता है, उसका जो कलर होता है जो हमारा नॉर्मल होता है वो वाइट कलर का होता है। तो वाइट इन कलर होगा, वाइट इन कलर। उसके अलावा वो ऑर्डरलेस होता है, उसमें कोई भी किसी प्रकार की गंध नहीं आती है, तो ऑर्डरलेस। इसका जो पीएच होता है वो नियर अबाउट 4 के अराउंड इसका पीएच होता है। और अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी कराएंगे जो हमारा नॉर्मल वजाइनल फ्लूइड होता है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? उसमें हमें स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स भी देखने को मिलती हैं। उसके अलावा इसमें कुछ बैक्टीरिया भी हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे माँ का वजाइनल फ्लोरा या सर्वाइकल फ्लोरा जो वहाँ के आसपास का है उसका फ्लोरा बनाते हैं। तो इसमें एपिथेलियल सेल्स और हमारे कुछ बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। तो ये हमारे कुछ हैं जो हमारे नॉर्मली फाउंड होता है कि वाइट बैटरी होगा, वो वाइट कलर होगा, ऑर्डरलेस होगा, पीएच उसका अराउंड 4 के अराउंड होगा, उसका स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स और उसमें फ्यू बैक्टीरिया ये भी उसमें पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये तो देखा हमने कि नॉर्मल उसका जो वेजिनल फ्लूइड है उसके बारे में। अब देखते हैं कि लिकोरिया में क्या क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव सिक्रीशंस होते हैं। ये तो हमारा नॉर्मल हो गया। अब लिकोरिया में किस चीज़ से हम डिफाइन करेंगे उसको, तो उसमें होता है हमारा, इसको आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें एक्सेसिव सिक्रीशंस होते हैं, जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा। तो एक्सेसिव सिक्रीशंस होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हमारा जो वल्वा होता है वहाँ पे मॉइस्टनेस रहेगी, वहाँ पे थोड़ा सा नमी रहेगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वल्वल मॉइस्टनेस ये वहाँ पर रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब वहाँ पर थोड़ी सी नमी रहेगी, इस वजह से वहाँ एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है, तो वहाँ पर जो अंडरगारमेंट्स होंगे वहाँ पर स्टेन भी आ सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि स्टेनिंग ऑफ द अंडरगारमेंट्स ये हमारे है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा ये फ्लूइड आ रहा है, जो डिस्चार्ज हो रहा है वो लिक्विड, हम उसे किस तरह से करें। तो स्टेनिंग ऑफ अंडरगारमेंट्स, ये उसमें एक क्रिएट हो सकता है। उसके अलावा जो इसमें नॉर्मल होगा या नॉर्मल इन द सेंस जो लिक्विरिया होगा उसमें जो हमारा डिस्चार्ज होगा, जो वेजिनल फ्लूइड उसमें से निकलेगा वो नॉन प्रूलेंट होगा। क्या होगा वो? नॉन प्रूलेंट होगा। इसका क्या मतलब है कि उसमें कोई भी किसी तरह का पस सेल्स नहीं होंगे, उसमें वो पस कंटेनिंग नहीं होगा। और क्या होगा? नॉन इरिटेंट होगा। और जो जिस वजह से क्या होगा, उसमें कोई इरिटेशन नहीं होगी। और नॉन प्रूराइटिस वाला होगा, यानी उसमें क्या होगा, हमारे इचिंग भी नहीं होगी। प्रूराइटिस इज अ मेडिकल टर्म यूज फॉर द इचिंग, और प्रूलेंट यानी पस कंटेनिंग, तो उसमें कोई पस कंटेनिंग नहीं होगा, वो फ्लूइड होगा हमारा। इरिटेंट, कोई उसमें इरिटेशन नहीं होगी, और क्या होगा, उसमें कोई इचिंग वगैरह नहीं होगी। अब इसको हमने इसके कॉज के फैक्टर्स पे इसको हमने डिवाइड कर लिया कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो बेसिकली इसके 3 कारण हमें देखे जाते हैं जिस वजह से उसमें हमारा ये वेजिनल डिस्चार्ज होता है। तो एक्सेसिव सिक्रीशंस इज ड्यू टू व्हाट, कि उसमें पहला करेक्ट है हमारा कि फिजियोलॉजिकल हो सकता है, कि नॉर्मल भी हो सकता है किसी में। फिजियोलॉजिकल उसकी ऐसी है कि उसमें से एक्सेसिव सिक्रीशंस हो रहे हैं। वो कौन कौन सी कंडीशंस है जो इसमें फिजियोलॉजिकल एक्सेसिव वेजिनल डिस्चार्ज होता है उसको हम देखेंगे। तो उसमें और क्या क्या हो सकता है? उसमें सर्वाइकल कॉजेस हो सकते हैं, कुछ के सर्वाइकल के कुछ ऐसे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है। और उसमें तीसरा उसका कॉज हमने लिया है उसका वेजाइनल बेसिस पे, कि उसमें वेजाइनल
में ऐसे कौन कौन से या फिर उसके अराउंड के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा एक्सेसिव सिक्रीशंस हो रहा है। तो उसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अपना फिजियोलॉजिकल, कि फिजियोलॉजिकल ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि जिसमें हमारा ये होता है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फिजियोलॉजी में क्यों होता है। तो कि जो ये हमारा जो एक्सेसिव सिक्रीशन डिस्चार्ज होता है, ये होता है हमारा एस्ट्रोजन की हाई अमाउंट ऑफ या इंक्रीजमेंट ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से। तो जब जब एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ेगा तो ऐसे कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें हमारा पहला है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे हमारा वजाइनल डिस्चार्ज ऐसे देखने को मिल सकता है। और कब मिलता है हमें ये फिजियोलॉजिकली, तो उसमें मिलता है हमारा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उस टाइम पे भी, मेंसेस के टाइम पर भी हमें इस तरह का वजाइनल फ्लूइड या डिस्चार्ज हमें देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके अलावा और कौन कौन से कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें फिजियोलॉजिकली एक्सेसिव सिक्रीशन देखने को मिलता है, तो वो थर्ड इसमें आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर भी हमें इस तरह के डिस्चार्ज एक्सेसिव सिक्रीशन देखने को मिलता है। तो किस वजह से उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें हाइपर एट्रिनिज्म होता है, हाइपर एट्रिनिज्म होता है। हाइपर एट्रिनिज्म का मतलब है कि हाइयर सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का बहुत अधिक सिक्रीशन होने की वजह से हमारे प्रेगनेंसी में हमें एक्सेसिव सिक्रीशन दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो वैस्कुलरिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। वैस्कुलरिटी इंक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से वैस्कुलरिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और उससे क्या होता है, इन सब की वजह से हमारा जो वजाइनल ट्रांसुडेट होता है, ये सर्वाइकल ग्लैंड्स होती हैं, वो अपना सिक्रीशंस बढ़ा देती हैं। तो दैट कॉज द वजाइनल ट्रांसुडेट, इंक्रीज इन द वजाइनल ट्रांसुडेट एंड सर्वाइकल ग्लैंड सिक्रीशन। जो हमारी सर्वाइकल ग्लैंड्स होती हैं उनका सिक्रीशन भी इस वजह से बढ़ जाता है। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या कॉज हो सकते हैं। अभी एक कॉज रहता है जो है हमारा कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्साइटमेंट। अगर सेक्सुअल एक्साइटमेंट में आप लोग हैं, या मतलब एक लेडी है वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट में है, तो फॉर द क्रिएटिंग लुब्रिकेशन भी वहाँ पर इस तरह का डिस्चार्ज होता है, एक्सेसिव सिक्रीशंस होते हैं। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। तो ये हमारे कुछ बेसिक हमने पॉइंट देखे जो फिजियोलॉजिकली फैक्टर्स हैं हमारे एक्सेसिव सिक्रीशन के लिए। उसमें प्यूबर्टी के टाइम पर हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर हो सकता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर हो सकता है, और जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है उस टाइम पर भी हमें एक्सेसिव सिक्रीशंस देखने को मिलता है। ये सारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं सर्वाइकल फैक्टर्स के। ऐसे कौन कौन से सर्वाइकल फैक्टर्स हैं जिसमें हमें एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ वजाइनल फ्लूइड देखने को मिलता है। तो उसकी अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं हमारे सबसे पहले कि कुछ ऐसे हो सकते हैं कि नॉन इन्फेक्टिव सर्वाइकल लीजन्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारा ये इस तरह का एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही हो गया कि हमारे नॉन इन्फेक्टिव सर्वाइकल लीजन्स हो सकते हैं। इनमें कौन कौन से आ सकते हैं, अगर हम कॉमन देखें कि कौन कौन से लीजन्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें इस तरह का सर्वाइकल दिखाई देगा, तो उसमें हमारे आ सकते हैं जैसे कि सर्वाइकल एक्टोपी हुआ। सर्वाइकल एक्टोपी, उसमें भी इस तरह के सिक्रीशंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो फिर क्रोनिक सर्वाइकल क्रॉनिक सर्विसाइटिस, इसमें भी कई बार ऐसा होता है। और कुछ इस तरह के अगर हम देखें जो फैक्टर्स हैं उसके लिए, तो उसमें आते हैं हमारे कई बार म्यूकस पॉलिप बन जाते हैं हमारे, जिनकी वजह से भी एक्सेसिव सिक्रीशन होता है हमारे इस तरह के डिस्चार्ज का। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स होकर जो सर्वाइकल कॉज होते हैं हमारे एक्सेसिव सिक्रीशंस के लिए, कि सर्वाइकल एक्टोपी हुआ, क्रोनिक सर्विसाइटिस हुआ, या फिर म्यूकस पॉलिप हुआ। वजाइनल कॉज में अगर हम देखें कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसमें हमारा आता है कि ये जनरली जब होता है कि जब हमारा वजाइनल ट्रांसुडेट बढ़ जाए, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो जब वजाइनल ट्रांसुडेट बढ़ेगा
तब हमारे क्या होता है कि उसकी वजह से क्या होगा, ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी इसमें पेल्विक कंजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वेजाइनल ट्रांसुडेट जो होता है, ट्रांसुडेशन ये इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। उसके इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, अब शायद देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन कोशिश करते हैं। तो हमारा जो वेजाइनल ट्रांसुडेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ये अकर्स होता है, कंडीशन अकर होती है एसोसिएटेड विद जनरली जब पेल्विक कंजेशन होता है। तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, एसोसिएटेड विद पेल्विक कंजेशन। और ये इसमें क्या कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि यूट्राइन प्रोलैप्स हुआ, यूट्राइन प्रोलैप्स की वजह से भी इस तरह के सिक्रीशंस देखने को मिल सकते हैं। एक्वायर्ड रेट्रोपर्वर्टेड जो है हमारा यूट्रस हुआ, रेट्रोवर्टेड यूट्रस, एक्वायर्ड रेट्रोवर्टेड यूट्रस। उसके अलावा क्या हो सकता है कि कोई क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लेमेशन चल रही है, और हमारा कई बार पिल्स का यूज़ किया जा रहा है, बहुत ऐसी काफ़ी सारी मेडिकेशंस होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करा जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो एस्ट्रोजन का है वो लेवल बढ़ गया है। तो उस वजह से भी कई बार एक्सेसिव सिक्रीशंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर वजाइनल एडिनोसिस हो रहा है, उसकी वजह से भी वो हमारे इसमें वजाइनल कॉज में आता है। अब देखते हैं डायग्नोसिस के, बेसिकली हम डायग्नोसिस उसका किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले पेशेंट आएगा तो हम वो अपनी इस तरह की हिस्ट्री दे रहा है, तो हम उससे गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री और उसकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेंगे कि उसके मेंसेस के कब होते हैं, रेगुलर हैं और अमाउंट कितना होता है, ठीक है, ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन तक चलते हैं। उसके अलावा अगर अगर वो चाइल्ड उसके हो चुका है, मैरिड है, उसके चाइल्ड वगैरह है, तो कितने पैरा हैं, कितने ग्रेविड हैं, इस तरह से हम उसकी बेसिक हिस्ट्रीज लेंगे। उसके अलावा हम उसके डिस्चार्ज की हिस्ट्री लेंगे। तो डिस्चार्ज की हिस्ट्री में हम उसके क्या क्या ले सकते हैं, हमें क्या क्या पूछना है, हम मेनली वो देखते हैं कि डिस्चार्ज हिस्ट्री में हम उसका क्या क्या लेना है। तो उसमें हमें उसकी ड्यूरेशन लेनी है कि कितने टाइम से हमें ये हो रहा है, कब कब होता है, जो एक्सेसिव सिक्रीशंस हैं वो कब कब होते हैं, इचिंग होती है या नहीं होती है, इचिंग है या फिर नहीं है, ये हमें देखना है उसका। और डिस्यूरिया है या नहीं है, इस चीज़ को हमें देखना है, ठीक है। उसके अलावा डिस्पैरोनिया रहता है क्या उसको, डिस्पैरोनिया इज़ अ पेनफुल इंटरकोर्स, उसको हम डिस्पैरोनिया बोलते हैं। तो डिस्पैरोनिया उसको की प्रॉब्लम है उसकी या नहीं। तो डिस्पैरोनिया की कंडीशंस के लिए हम पूछेंगे उसको पेल्विक पेन रहता है कुछ, इससे हमें पता लग सकता है कि कुछ पेल्विक में कुछ डिफॉर्मिटी या फिर कोई और केस तो नहीं है। तो पेल्विक पेन वगैरह के लिए बारे में हम उससे पूछेंगे। उसके अलावा हमें क्या देखना है कि जो हमारा डिस्चार्ज हुआ है उसका कंसंट्रेशन कैसा है, पूछेंगे कि उसका कंसंट्रेशन क्या है, थिक है, थिन है काफ़ी, इस तरह से। उसका प्रीवियस एपिसोड्स अगर उसको कुछ हुए हैं तो उसके बारे में भी उससे हिस्ट्री लेंगे कि उसके प्रीवियस एपिसोड्स क्या रहे हैं, पहले हो चुका है आपको, नहीं हुआ, इस तरह से करके। और उसके अलावा हम उसकी सेक्शुअल हिस्ट्री भी लेंगे, उसकी सेक्शुअल बिहेवियर के बारे में पूछेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे पास इस तरह की हिस्ट्री लेकर आई और वो फिजियोलॉजिकल केस निकला, तो फिर इस वजह से हम उसकी सेक्शुअल हिस्ट्री भी लेंगे। ये हम उससे बेसिक हम उसकी डायग्नोसिस क्रिएट करेंगे। उसके अलावा हम उसके एग्जामिनेशंस कौन कौन से करेंगे जो हमने उसके ये ले लिया है, या फिर कौन कौन से उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए हम देखेंगे। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन लेंगे उसका कुछ उसको न्यूट्रिशन से, तो पुअर न्यूट्रिशन तो नहीं है उसका। उसके अलावा हम क्या क्या देख सकते हैं उसमें कि उसको कोई एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में उसको टेंडरनेस वगैरह तो नहीं है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन देखेंगे, उसमें हमें क्या क्या पॉइंट देखते हैं कि एक तो टेंडरनेस वगैरह तो नहीं है उसको, या फिर कोई एक्स्ट्रा मास तो नहीं है एब्डोमेन में जिसकी वजह से प्रेशराइज हो रहा हो। वल्वल इंस्पेक्शन करेंगे हम उसका, जेनेटल अल्सर्स वगैरह तो नहीं है, इस चीज़ को देखेंगे। ये हमारे कुछ बेसिक एग्जामिनेशंस होंगे। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें, और इसके अलावा हमें पेल्विक एग्जामिनेशन भी करते हैं। पेल्विक एग्जामिनेशन में भी हम सेम चीज़ देखेंगे कि टेंडरनेस वगैरह तो नहीं है, कोई मास वगैरह तो नहीं है। तो टेंडरनेस और मास वगैरह के लिए पेल्विक मास तो कुछ हमें फील नहीं हो रहा है, इस तरह के हम देखेंगे। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में हम उसके जो डिस्चार्ज हुआ है, जो वेजिनल फ्लूइड हुआ है, उसकी वेट फिल्म बनाएंगे, जिससे हमें उसकी बैक्टीरिया का पता लग सके कि कुछ ट्राइकोमोनास वेजिनलिस वगैरह या कोई अनदर बैक्टीरिया कुछ इसमें तो नहीं है। उसकी पैप स्मीयर कराएंगे, क्योंकि उसके से उसको अगर कोई कार्सिनोमा होगा तो उसका भी हमें उसका आइडिया लग जाएगा। उसके हम यूरिन टेस्ट कराएंगे, रूटीन टेस्ट, और उसके कल्चर टेस्ट भी कराएंगे हमें उसका, जिससे कि अगर कुछ यूटीआई जैसी कुछ इन्फेक्शंस हों तो उसका भी हमें पता लग जाए। उसके अलावा HIV सेरोलॉजी
हम उसको रिकमेंड करेंगे। अगर काफ़ी सीवर केस है तो उसका HLE सीरोलॉजी का भी हम उसमें देख सकते हैं, और उसके ब्लड टेस्ट भी कराएंगे। अगर वो जो हमारा पेशेंट है वो हमारा PID सस्पेक्टेड है, यानी PID सस्पेक्टेड होने पर उसको हम उसका ब्लड टेस्ट भी कराएंगे। उसके अलावा अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट, कि उसका हम ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, किस तरह का उसका मैनेजमेंट होगा। तो इसमें हम बेसिकली उसकी जनरल हेल्थ इंप्रूव करेंगे सबसे पहले, कि अगर न्यूट्रिशन बेस्ड या फिर इस तरह से कुछ हो रहा है तो उसकी हम जनरल हेल्थ, तो इसमें पहला पॉइंट आएगा कि जनरल हेल्थ इम्प्रूवमेंट पे उस पर हम ध्यान देंगे कि अच्छे से उसको वाइटामिन में उसको प्रॉपर मिलते रहें, इस तरह का एनीमिया वगैरह वाले केस कुछ भी ना हो। अगर कुछ सर्वाइकल फैक्टर्स उसके आ रहे हैं जो हमने पहले देखे थे यहाँ पर, कि उसको सर्वाइकल एक्टोपी या फिर क्रोनिक सर्वाइटिस या म्यूकस पॉलिप वगैरह कुछ आ रहा है, तो उसके लिए हम उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट देंगे। तो यानी सर्वाइकल फैक्टर्स में कि अगर हम बात करें सर्वाइकल फैक्टर्स, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, उसको सर्जरी के लिए रिकमेंड करेंगे, उससे सर्जरी से उसको हम मैनेज करेंगे। उसमें सर्जरी कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकॉटरी होती है हमारी, और उसके अलावा क्या होती है, क्रायो सर्जरी होती है। तो ये हमारी कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू हम उसको मैनेजमेंट करेंगे। उसके अलावा हम क्या करते हैं, अगर वो पिल्स यूज़ कर रही है तो हम उसकी पिल्स को टेम्परेरीली बंद करा देंगे, ठीक है। उसके अलावा और हम किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं, अगर उसको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलेंगे तो मेंटेन हाइजीन इसका एक पॉइंट है, मेंटेन हाइजीन। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें हमें क्या करना है, स्पेसिफिक अगर कुछ हमें इन्फेक्शन मिलता है, या किसी एक बैक्टीरिया का या किसी चीज़ का वायरस हमें फाउंड हुआ उसमें इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू, तो हमें उसके स्पेसिफिक इन्फेक्शन के लिए जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकेशन हमें वो चलाना है। तो ये हमारा बेसिक उसका मैनेजमेंट होएगा। और हमारा इस तरह से लिकोरिया का जो एक बेसिक टॉपिक है वो हमारा तैयार हो चुका है, हमने देख लिया है।